सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। सो दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वहां बताए थे अब आपको हम व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो हम यहाँ डिफाइन करने वाले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या मतलब इसका हुआ, अगर कोई एटम होगा, सपोज कोई एटम अगर एक्स रहा होगा, तो उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालते हो आप तो बनेगा एक्स प्लस बन जाएगा, आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो बाहर निकालने में जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। मतलब फोटोन जो है जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये आपका लाइट जो है, लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वहां फोटोन होगा, फोटोन कुछ एब्जॉर्ब करेगा तो आपका इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग है आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ बोला गया आपका आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है। मतलब दिस इज आइसोलेटेड, मतलब क्या होगा, सेपरेटेड, मतलब यहाँ पर कोई बॉन्ड में नहीं है, अकेला एटम होगा, आइसोलेटेड होगा, गैसियस एटम होगा, दिस इज इन गैसियस फॉर्म। यहाँ जो एनर्जी दोगे आप वो डायरेक्टली यूज होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में। लेकिन अगर मान लो अगर कोई एटम अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो वहां एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो वो यूज होगा आपका कन्वर्ट करने में, उसका स्टेट सॉलिड से बन सकता है लिक्विड। अगर लिक्विड स्टेट में अगर होगा तो लिक्विड से गैस बन सकता है, लेकिन अगर गैस फॉर्म में होगा तो डायरेक्टली एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा वो सारा इस्तेमाल कहाँ होगा, वो इस्तेमाल होगा टू रिमूव मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना मालूम है आपको, दिस इज इक्वल टू 288 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, सो आपको निकालना यहाँ पर क्या होगा, जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। जैसे यहीं पर देख लो आप, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो कुछ फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा, उस लाइट का वेवलेंथ क्या होगा जिसको अगर एब्जॉर्ब करेगा एक फोटोन को इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे करना ये होगा आपको कि एनर्जी ऑफ फोटोन को बराबर करना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, तो इसका एनर्जी क्या होता है 12400 बाई लैम्डा होता है एंगस्ट्रॉम में, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल टू क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज 288 किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूनिट जो है उसको आपको इक्वल करना होगा तभी इसको आप सॉल्व करोगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको आप चेंज कर दो किलो जूल पर मोल में, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस इज 96 किलो जूल पर मोल। तो अगर इसके जगह अगर इसको पुट कर दो और फिर सॉल्व करो आप तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो दिस इज 12400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, दिस इज इनटू 96 आ जाएगा और यहाँ 288 है। इसको अगर सॉल्व करो तो यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा आपको एंगस्ट्रॉम में, दिस इज इक्वल टू 12400 इंटू 96 बाई 288। इसको जरा सॉल्व करो आप, यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लो आप, तो दिस इज 4133 एंगस्ट्रॉम, दिस इज आवर वेवलेंथ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब होगा कि 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी। ए और ए के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक करना होगा आपको तो यहाँ भी सम फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सपोज यहाँ लाइट आ रहा है इस तरह से और ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, मतलब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और फोटोन का एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, इसका बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये आपका एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि इसका बॉन्ड एनर्जी अगर सपोज हम बोले दिस इज x किलो जूल पर मोल है, सपोज दिस इज बॉन्ड एनर्जी। ये हम ये बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन, सपोज यहाँ जो फोटोन आ रहा है इसका एनर्जी आपका ep होगा, लेट ep किसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ हम 3 केस लेने वाले हैं। पहला केस यहाँ पर ये होगा, सपोज हम ये बोलते हैं कि अगर Ep का वैल्यू लेस देन है x से, मतलब बॉन्ड एनर्जी से वैल्यू कम है
तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, नो बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक यहाँ पर नहीं होगा। केस 2 अगर हम बात करते हैं, केस 2 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब अगर EP इक्वल टू हो गया x, इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ एनर्जी आ रहा है किसके बराबर है, बॉन्ड एनर्जी के बराबर है, तो फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ बोलेंगे हम लोग बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ थर्ड केस हम बोला जाए आपको, सपोज हम ये बोलते हैं केस 3 कि EP का वैल्यू ग्रेटर देन x है, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही कि एनर्जी ज्यादा है और साथ ही कुछ एनर्जी रह जाएगा जो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एटम यहाँ बनने वाला है। तो यहाँ नेक्स्ट हम बोलते हैं कि बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड विल ब्रेक, ठीक है, एंड रेस्ट एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कभी अगर आपको निकालना होगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ निकाल सकते हो, मतलब कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में, अगर वो निकालना अगर होगा आपको, तो वी कैन फाइंड हियर, मतलब यहाँ परसेंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो वी कैन अप्लाई हियर, टोटल एनर्जी कितना था, EP था, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस x एनर्जी अब्जॉर्ब किया होगा बॉन्ड ब्रेक करने में, बाकी रह गया, दिस इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना है, EP है, इनटू 100। तो वी कैन फाइंड हियर परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर निकालना है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा ताकि बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करोगे आप, बॉन्ड एनर्जी किसके बराबर करोगे आप, इक्वल टू करना आपको एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज द वैल्यू 384 किलोजूल पर मोल में है, किलोजूल पर मोल में है। तो इसको भी EP को भी लिखो आप किलोजूल पर मोल में। फॉर्मूला होता है इसका 12400 बाई वेवलेंथ होता है एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको हम चेंज करना होगा हमको किलोजूल पर मोल में। सो 12400 बाई वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में इनटू दिस इज 96 हो जाएगा किलोजूल पर मोल में, यहाँ भी आ गया, दिस इज आल्सो इन 384 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो यूनिट सेम हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से आप। तो यहाँ से वेवलेंथ जो आपका निकल के आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा वेवलेंथ 12400 इंटू 96 बाई 384। यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, 4 से चला जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, यू गेट द आंसर, दिस इज द एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो यहाँ से जो वेवलेंथ आया आपका, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, मतलब दिस वेवलेंथ इज लैम्डा मैक्स, कितना आ गया है 3100 एंगस्ट्रॉम। अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा हुआ तो फोटोन अगर आएगा भी तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्या कारण इसका होगा उसको समझो आप। EP क्या था, EP का फॉर्मूला था 12400 बाई लैम्डा था, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप देखो कि EP और लैम्डा का क्या रिलेशन है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होगा कि वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। ये भी यहाँ देखिए आप कि दोनों बराबर था तभी बॉन्ड ब्रेक किया, अगर इसका वैल्यू इस वैल्यू से कम हो जाए तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। मतलब अगर वेवलेंथ, अगर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, अगर इससे ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा, अगर ये कम हो गया इसका वैल्यू कम हो जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर ये होगा इफ wavelength greater than this is lambda max, this is 3100 एंगस्ट्रॉम इस सब्सटेंस के लिए जिसका बॉन्ड एनर्जी 384 किलोजूल पर मोल है। तो अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा हुआ, ये क्या बोलोगे, बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, क्लियर। तो यहाँ पर देख लो आप, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि वेवलेंथ अगर 2480 हो गया एंगस्ट्रॉम तो कितना परसेंट एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। अभी बोले आपको हम कि इसके लिए वेवलेंथ कितना आया था, 3100 एंगस्ट्रॉम आया था। उससे वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अगर वेवलेंथ उससे कम हुआ
तो बॉन्ड ब्रेक भी होगा और कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी अब ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा अब एनर्जी ऑफ फोटोन। तो पहले निकालना यहाँ पर आप व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। दिस इज 12400 बाई वेवलेंथ होगा एंगस्ट्रॉम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा एनर्जी। इसको चेंज करो किलो जूल में, इसको चेंज करो आप किलो जूल पर मोल में, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी मालूम है आपको किलो जूल पर मोल में। सो इट इज इक्वल टू 12400 बाई वेवलेंथ कितना दिया हुआ है आपको 2480 एंगस्ट्रॉम में पुट कर दी इनटू 96। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसको आप कैंसिल कर दो। सो इट इज 10, यहाँ जाएगा 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 48, मतलब इट इज इक्वल टू 480 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। और इसका बॉन्ड एनर्जी कितना दिया हुआ है 384, मतलब इसका एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक भी करेगा और कुछ एनर्जी जो बच जाएगा वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर अगर निकालना आपको वो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू ईपी माइनस बॉन्ड एनर्जी। तो दिस इज इक्वल टू 480 माइनस 384, दिस इज इक्वल टू 96 आ जाएगा आपका किलो जूल, ठीक है। इतना एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको निकालना था कितना परसेंट होगा, तो परसेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना है, एनर्जी ऑफ फोटोन है वही एब्जॉर्ब कर रहा है, इनटू 100। सो दिस इज 96 बाई 480 यहाँ दिया गया है, दिस इज 480 इंटू 100। यहाँ से तो सॉल्व जरा कर लो आप। सो यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 20% एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। सो नेक्स्ट बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सो इसमें अगर देखें हमने यहाँ पर, तो दिस इज फोटो मीन्स फोटोन, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ देख सकते हो आप कि फोटोन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि सोलर सेल में क्या होता है, वहां भी तो सनलाइट आता है और वहां भी करंट प्रोड्यूस होता है। तो सेम समझ सकते हो आप कि प्रिंसिपल जो है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो यहाँ जो पढ़ने वाले हैं इसी का प्रिंसिपल वहां इस्तेमाल होता है। देख लो कि जैसे यहाँ पर एक होता है आपका कैथोड और एनोड, ठीक है, और इसको हम जोड़ देते हैं विथ बल्ब, ताकि यहाँ जो करंट फ्लो करेगा तो उससे ही पता चलेगा, बल्ब अगर ग्लो करेगा तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा। सपोज दिस इज कैथोड और एक एनोड है, ठीक है। तो जो सनलाइट होगा, जो लाइट एनर्जी होगा वो मेटल सरफेस पे फॉल करेगा। तो सनलाइट में एक्चुअली क्या है, देयर आर फोटोन्स, दे हैव एनर्जी। तो जो भी यहाँ फोटोन आ रहा होगा वो फोटोन जब मेटल सरफेस से टकराएगा तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, ठीक है। तो दे विल इमिट सम इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेगा सो देयर विल बी करंट। तो करंट के कारण यहाँ पर क्या होगा, बल्ब विल ग्लो, ठीक है। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ अगर आपको डिफाइन करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो दिस इज emission of electrons from metal surface by falling photons of suitable wavelength is known as photoelectric effect, ठीक है। and the emitted electrons are known as photoelectrons, ठीक है। and the device which operate on the principle of photoelectric effect is known as photocell, ठीक है। and the current flow in the cell is known as photocurrent, ठीक है। so यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो यहाँ जो सेल ऑपरेट होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको बोलते हैं फोटो सेल।
और जो करंट यहाँ फ्लो करे उसको बोलेंगे फोटो करंट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ एक डेफिनेशन है, दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? सिंबल होता है फाई से, इसका मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमम एनर्जी required to emit electron, ठीक है, from metal surface, ठीक है। सो अगर यहाँ हम इस तरह देख लेते, सपोज एक मेटल सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर इमिट करना है तो यहाँ कुछ फोटोन आया, सपोज एक फोटोन यहाँ आया, इस पे भी एक फोटोन आ गया, दिस आर फोटोन्स विच आर कमिंग। तो फोटोन जब आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ फोटोन, और वो एनर्जी ज्यादा जब हो जाएगा तो वो अपने मतलब मेटल सरफेस से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आता है बाय गेनिंग एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ये बोलते हैं कि अगर आपका ईपी क्या होता है, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस वन इज एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर हम यहाँ ये बोले कि अगर ईपी का वैल्यू लेस देन होगा फाई से, फाई क्या है तो वो है डिफाइन होता है मेटल के लिए, और दिस इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब कम से कम एनर्जी उसको मिलेगा, वो एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो अगर फाई अगर वर्क फंक्शन है तो उससे अगर कम एनर्जी फोटोन के पास है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। यहां बोलोगे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं होगा। लेकिन अगर ईपी का वैल्यू अगर बराबर हो गया फाई से, बराबर या फिर ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पर हम दोनों एक साथ देख लेते हैं, ग्रेटर देन या फिर बराबर हो गया, तो क्या बोलोगे आप, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा अगर, ठीक है। बराबर हुआ तो जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो यहाँ पर आप इसी वाले पार्ट को लिख सकते हो, ईपी अगर बराबर हुआ फाई का, यहाँ क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन जस्ट कम आउट ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस वो जस्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ईपी अगर ज्यादा है फाई से, अगर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो बाहर तो आएगा इलेक्ट्रॉन, साथ ही दैट इलेक्ट्रॉन विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर बोलोगे इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विथ सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, ठीक है। एंड द मेटल्स विच हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी इज सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसा मेटल जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन कम होगा, मतलब वो कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा टू इमिट इलेक्ट्रॉन, तो वैसा मेटल जो है वो सुटेबल होता है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फॉर फोटो सेल, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो वैसा व्हाट इज द एग्जांपल, यहाँ बोल सकते हो आप, you can write here example कि cesium is a suitable metal for photocell, क्योंकि सीजियम का होता है कम आयोनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए उसका कम होगा वर्क फंक्शन और वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ सुटेबल मेटल फॉर फोटोसेल। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। सो दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर तभी आएगा जब फोटोन जो है, जो लाइट है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो अभी आपको मालूम है ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा,
जब आपका एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर किसके होगा, वर्क फंक्शन के बराबर होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो यही है ना, अगर इससे ज्यादा, अगर फोटोन की एनर्जी अगर 5 से ज्यादा हुआ तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा ही, साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। लेकिन जस्ट बाहर आने के लिए अगर बोला जाए आपको, तो क्या चाहिए आपको, केवल चाहिए कि ईपी किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए, इस वाले पार्ट से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां से बोल सकते हो 5 किसके बराबर आएगा, 5 बराबर आ जाएगा ईपी का, और ईपी का फॉर्मूला क्या होता है, ईपी का फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू। यहाँ नॉट हो जाएगा क्योंकि आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आएगा। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, तो इसको लोग बोलते हैं, दिस इज सिंबल यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज लैम्डा नॉट। और ये क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये था मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, ये कंडीशन आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होना ही चाहिए। तो ईपी जब बराबर होगा आपका 5 का, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और अगर आप ईपी के लिखो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो फॉर्मूला क्या आएगा, यहां से सकते हो 5 किसके बराबर आएगा, hc बाई लैम्डा, ये नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा नॉट क्या बोलते हैं, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, अगर वेवलेंथ उससे ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो बराबर था उससे यहाँ से जो वेवलेंथ आएगा, वेवलेंथ दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। वेवलेंथ अगर और ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन कम हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ बोला गया कि दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, जितना होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और उससे कम वेवलेंथ है तो बेटर है, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। लेकिन वेवलेंथ अगर इससे भी ज्यादा हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से भी अगर ज्यादा वेवलेंथ हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो यहां से एक पॉइंट अभी ये बोल सकते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम वर्क फंक्शन। मतलब सिंपल सा इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, वर्क फंक्शन को बराबर कर दो आप एनर्जी ऑफ फोटोन को, और वहां से फ्रीक्वेंसी निकालो आप, उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसी तरह से आप बराबर कर दो और वहां से वेवलेंथ निकाल लो आप, उसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आपका वर्क फंक्शन दिया हो गया है, आपको निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो इसका सिंबल यहाँ यूज करते हैं हम लोग, दिस इज नॉट न्यू नॉट लैम्डा नॉट। तो कैसे निकालेंगे, अभी बताया था आपको, हम 5 इज इक्वल टू कर देना है आपको h न्यू, और 5 इक्वल टू कर देना है आपको hc बाई लैम्डा नॉट। तो निकालना आपको है न्यू नॉट और लैम्डा नॉट। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आसान यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं 12400 बाई लैम्डा नॉट, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रहेगा। तो इस फार्मूला से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो लैम्डा नॉट। लेट अस फाइंड 5 का वैल्यू क्या आएगा, 5 का वैल्यू आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12400 बाई लैम्डा नॉट आपका निकल जाएगा एंगस्ट्रॉम में, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो लैम्डा नॉट यहाँ से जो आएगा, दिस इज, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 12400 बाई 3.1, सो यहाँ से आ जाएगा, दिस इज 4000 एंगस्ट्रॉम। दिस इज वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट। ठीक है, तो फिर हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है दिस इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, सो सी मालूम है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करो मीटर में, दिस इज 4000 × 10⁻⁻10 हो जाएगा मीटर में। दिस इज 3/4 × 10⁻15 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0.75, या फिर लिखो 7.5 × 10⁻14। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। बस नोट किए होगा कि अगर वेवलेंथ ऑफ फोटोन अगर ज्यादा हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, यहाँ बोलोगे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वेवलेंथ बराबर हुआ या फिर लेस देन हुआ, मतलब आप इस तरह बोल सकते हो
लैम्डा नॉट के छोटा उससे छोटा या फिर बराबर होगा तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर बात करें फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन अगर कम हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ पर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन या फिर बराबर हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन, तो जब एनर्जी ऑफ फोटोन अगर ज्यादा होगा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से, तभी कुछ एनर्जी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, दिस इज ईपी माइनस फाइव के बराबर आएगा। अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दो ईपी का, दिस इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एच इंटू न्यू, माइनस इसका वैल्यू कितना होगा, एच इंटू न्यू नॉट, या फिर इसको आप लिखो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो एच सी बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आप देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या निकालना आपको है, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, फॉर्मूला आपके पास मालूम है। ठीक है, तो पहले आप निकाले हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईपी, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आएगा, दिस इज 12400 बाई वेवलेंथ लिखो आप एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो दिस इज 12400 बाई लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ है नैनोमीटर में, इसको आप लिख दो 3000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज तो अप्रॉक्स 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और 5 आपको मालूम है, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी यहां से जो आएगा दिस इज इक्वल टू ईपी माइनस 5। सो ईपी निकल चुका है, 5 निकल चुका है, तो दिस इज 4.1 माइनस 3, तो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से जो आप निकाले काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, दैट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन बट सम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स में हैव काइनेटिक एनर्जी लेस देन दिस वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो वो हो सकता है 0। काइनेटिक एनर्जी अगर बात करते हैं मिनिमम कितना हो सकता है फोटो इलेक्ट्रॉन का, मिनिमम दैट विल बी 0। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि 0 के बीच में लाई करेगा, 0 काइनेटिक एनर्जी जो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे निकालते हो, मैक्सिमम निकालते हो फॉर्मूला से आप। ठीक है, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लाई बिटवीन 0 टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो हम देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सो अगर बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इंटेंसिटी मतलब होता है कि कितना ज्यादा फोटोन्स आ रहा है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है, तो पर सेकंड कितना फोटोन आ रहा है पर यूनिट एरिया में, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा होगा फोटो करंट, या बोलो फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां बोल सकते हो कि फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना ज्यादा फोटोन्स आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएगा, उतना ज्यादा फोटो करंट होगा। मतलब अगर यहां बोला जाए आपको इस तरह से, सपोज इस तरफ आपके पास है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, ठीक है, ये इमिट हो रहा है, और इस तरफ सपोज लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी, तो रिलेशन क्या होगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स do not depend on
डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पर डिपेंड करेगा? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन depends on frequency or wavelength of light। जो लाइट फॉल हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो रिलेशन भी बताए थे आपको हम, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? दिस इज द फॉर्मूला, या फिर इसी का लिखे थे हम लोग hc by lambda minus hc by lambda नॉट, ठीक है ना। सो दिस टर्म इज कांस्टेंट, दिस इज वर्क फंक्शन। यहाँ पर ही इस वाले पार्ट में वेरिएबल क्या होगा? तो अगर देखो वेरिएबल यहाँ पर ही क्या होने वाला है, सो वेरिएबल इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो फोटोन आ रहा है उसका लाइट अगर चेंज करोगे तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। सो इसमें क्या आपको मिलेगा? दिस इज द कर्व। एक तरफ लेते हैं हम लोग दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और एक तरफ लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन होगा? सो अगर इसको लेते हो y एक्सिस में, तो दिस इज y इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्लोप क्या आएगा इसका? तो स्लोप आएगा इसका h, इसका स्लोप हो जाएगा। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? दिस इज माइनस ऑफ h न्यू नॉट। तो ये जो आपके पास यहाँ मिलेगा वो कर्व कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। मतलब दिस इज द y इंटरसेप्ट। ये जो पॉइंट यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दिस इज इक्वल टू सी होता है, सी इक्वल टू आएगा h न्यू नॉट। फिर यहाँ पर जो कट करेगा दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुआ तभी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा, और धीरे धीरे बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा इसका वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पर 0 था। इसको आप सिंपली इस तरह बना सकते हो। वी कैन मेक दिस डायग्राम, दिस कर्व को आप अगर आसानी से बनाना आपको है सो आप यहाँ पर इस तरह से बना सकते हो। दिस इज द डायग्राम, जहाँ पर यहाँ कट किया होगा दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर इससे भी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? 0 है। तो सिंपल सा है कि अगर फ्रीक्वेंसी इससे भी कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। अगर बाहर आएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो वहां काइनेटिक एनर्जी की बात होगा ही नहीं। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज्यादा हुआ तभी आपका काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, ठीक है। तो वो आपका रिलेशन दोनों में क्या है? दिस इज द कर्व बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक और आप बना सकते हो कर्व आप इसके बीच में, कि काइनेटिक एनर्जी अगर इस तरफ हो और इस तरफ अगर इंटेंसिटी हो तो क्या रिलेशन होगा? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, दिस विल बी कांस्टेंट। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको दिया गया है, सो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का। दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। इसका वैल्यू क्या दिया गया आपको? दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ई की वैल्यू क्या आएगा? दिस इज 12400 बाई लैम्डा पुट करो एंगस्ट्रॉम में, दिस इज इन नैनोमीटर। सो पता है आपको है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, दिस इज 4100 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस हो जाएगा 5, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 आपका। दिस इज 3, ठीक है, अप्रॉक्स आ जाएगा 3 यहाँ पे। सो 5 यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा अप्रॉक्स आपका, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो 5 आने के बाद आप पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हो क्या आएगा आपका? लैम्डा नॉट। तो अभी बताए थे आपको हम, यू कैन राइट 5 इक्वल टू h न्यू नॉट, या फिर hc बाई लैम्डा नॉट, या फिर 12400 बाई लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रहेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्स 1 आ गया यहाँ पर आपका। दिस इज 1 इक्वल टू 12400 बाई लैम्डा नॉट। सो लैम्डा नॉट इक्वल टू आ जाएगा 12400 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। फिर निकाल लोगे फ्रीक्वेंसी आप। सो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? सो वी नो
फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो न्यू नॉट इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। सी पता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ मालूम चल गया आपको, एंगस्ट्रॉम में इसको चेंज करो आप मीटर में। सो 12400 इंटू 10 टू दी पावर -10 हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर लो, तो यू गेट द आंसर। ठीक है।